नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपके इस कक्षा में, आपके इस चैनल में जो आपका फेवरेट चैनल है। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और बहुत सारी पढ़ाई करते रहिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए यूपी बोर्ड की 12th क्लास की सामान्य हिंदी का हमारा जो चैप्टर है बहुत ही अनोखे व्यक्तित्व को लेकर है, बहुत ही निराले व्यक्तित्व को लेकर जो हमारा चैप्टर है। और वो जो व्यक्तित्व है उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, मिसाइल मैन के नाम से जिनको जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारे भारत के हीरे, भारत रत्न। ठीक है, तो इतनी महान विभूति के बारे में हमें पढ़ने को मौका मिल रहा है, तो हमें इसके लिए शुक्रगुजार है कि हम इन महान विभूति के बारे में जानते हैं क्या क्या है इनका जीवन परिचय, इनका साहित्य, इन्होंने क्या क्या रचनाएं रची है, अपने समय में अपने काल में किस प्रकार का जीवन जिया है उन्होंने, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने के लिए तैयार है। देखिए, तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम का फर्स्ट लेक्चर जो हमारे पाठ्यक्रम में आया है, यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में आया है। तो यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी है बहुत ही खुश नसीब है कि उनको इतनी महान विभूति के बारे में पढ़ने का मौका मिल रहा है, उनके विचार जानने को मिल रहे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। देखिए, ये है अब्दुल कलाम जी, कौन नहीं जानता इनको, पूरी दुनिया जानती है, भारत ही नहीं, भारत के कोने नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने जानते हैं इन मिसाइल मैन के बारे में कि ये कितने महान व्यक्तित्व के धनी थे। ठीक है, तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? सन 1931 में हुआ था इनका जन्म। प्रसिद्धि क्या थी इनकी कि मिसाइल मैन के नाम से जानते थे और जनता के, हमारे भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने पद ग्रहण किया था और उस पद को बहुत ही बखूबी के साथ निभाया था। ठीक है, आगे इनके पिता का जो नाम है वो है जैनुल आबदीन और माता का नाम है अशिम्मा, और जो उनकी शिक्षा है उन्होंने इंजीनियरिंग किया था। ठीक है, तो देखिए उनका जो जन्म हुआ था सन 1931 में उनका जन्म हुआ था। मिसाइल मैन के नाम से जानते थे और हमारे भारत के राष्ट्रपति थे ये। जैनुल आबदीन इनके पिता का नाम, अशिम्मा उनकी माता का नाम, और उन्होंने शिक्षा में इंजीनियरिंग पास की थी। आगे चलते हैं, लेखन विधा के अंतर्गत उन्होंने काव्य, आत्मकथा और विज्ञान, इनके विषय में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। देखिए साइंस के विद्यार्थी यानी विज्ञान के विद्यार्थी होने के बावजूद भी उन्होंने काव्य को भी अपने लेख का विषय बनाया है, आत्मकथा लिखे, मतलब लिखने में भी वे माहिर थे, लिखने में भी उन्होंने किसी विषय की कमी नहीं छोड़ी है। जब उन्होंने अपने विचार छात्रों के समक्ष या देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत किए, उन विचारों को पढ़कर हम भाव विभोर हो जाते हैं, आनंदवर्धक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो भाषा उन्होंने प्रयोग में ली है अपने काव्य, आत्मकथा और विज्ञान के विषय में, जो उन्होंने विचार प्रस्तुत करे हैं, उन विचारों के अंतर्गत जो उन्होंने भाषा ली है वो ली है उन्होंने बहुत ही सरल, प्रवाहमय और बोधगम्य। बोधगम्य का मतलब होता है समझने योग्य। ठीक है, बोधगम्य यानी समझने योग्य भाषा का उपयोग किया है। ठीक है, आगे देखिए शैली की बात करें अगर हम, तो उन्होंने चिंतन परक शैली, यानी कि वो किसी भी बात को, किसी भी एक विषय का चिंतन करते थे, मनन करते थे और फिर उसका हल निकालते थे। मतलब किसी भी चीज को लेकर अपने मस्तिष्क में चिंतन प्रारंभ करना, चिंतन से उस जो समस्या है उस समस्या का हल बेशक निकल कर आता है, उनके ये विचार थे। ठीक है, और आत्मकथात्मक यानी कि वे स्वयं से जैसे बात कर रहे हैं, आत्मकथात्मक यानी कि स्वयं को लेकर ही उन चीजों को जोड़ देते थे। ठीक है, चीजों के साथ अपने जीवन को जोड़कर फिर वे आगे बढ़ते थे। तो आत्मकथात्मक यहाँ दर्शित होता है। प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत देखिए इग्नाइट माइंड्स, अनलेशिंग द पावर विद इन इंडिया, माय जर्नी आदि उनकी रचनाएं थी। ठीक है, प्रमुख रचना है ये उनकी, बहुत ही उनके जीवन की जो मुख्य रचना है, हम बोल सकते हैं मुख्य। ठीक है, ये उनके जीवन की मुख्य रचना गिनी जाएगी। और जो मृत्यु हुई थी उनकी, देखिए 27 जुलाई सन 2015 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में जानने के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में क्या कहे, कोई शब्द नहीं मिल रहा है। इतनी महान विभूति जो
मतलब एक राष्ट्रपति पद पर आसीन होते हुए भी वे जनता से सीधे जुड़े हुए थे, विद्यार्थियों के जीवन से जुड़े हुए थे। उन्होंने कभी अपने स्वयं को एक राष्ट्रपति ऐसा बड़ा व्यक्तित्व नहीं समझा, उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझा अपने आप को। उनके जो जीवन था वो भी बहुत ही साधारण तरीके से व्यतीत हुआ है। उनके कोई शौक नहीं थे, उनके कोई इतनी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी किसी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की। अगर महत्वाकांक्षा थी उनकी तो उच्च शिखर पर पहुंचने की, ऊंचाइयों को प्राप्त करने की, सफलता को प्राप्त करने की थी। किसी भौतिक वस्तु को लेकर उनकी किसी प्रकार की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। वो जीवन भर उनका जो जीवन था बहुत ही सादगीपूर्ण था। ठीक है, आगे और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में। मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, ए यानी अबुल, पी यानी पाकिर, जे यानी जैनुलाब्दीन और अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव जो रामेश्वरम तमिलनाडु में है स्थित है वहां पर हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? धनुषकोडी गांव जो तमिलनाडु के रामेश्वर नामक एक स्थान है, उस स्थान में एक गांव है धनुषकोडी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नौका मालिक यानी कि नाव के मालिक थे, साधारण नौका मालिक थे। ठीक है, और मछुआरे थे। इनकी माँ का नाम अशिम्मा था। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। देख, कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में, ठीक है, 5 इनके माता पिता की 5 संतानें थी, उन 5 संतानों में ये सबसे छोटे पुत्र थे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या देखा हमने। उनका पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम उनका पूरा नाम था। 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में उनका जन्म हुआ था। जैनुलाब्दीन उनके पिता का नाम और आशिमा उनकी माता का नाम था। ठीक है, और जो अब्दुल कलाम थे वो अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि 5 भाई बहन थे ये, 2 माता पिता, ऐसे 7 व्यक्तियों का जो परिवार था, एक नौका मालिक उसको चलाने में वैसे ही असमर्थ रहता है। तो इस तरह से उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो सही नहीं थी, इसलिए वह पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। वह अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। ठीक है, अखबार बेचकर देखिए उन्होंने अखबार का रोजगार किया। और सबसे पहले इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल में पूरी की और स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। ठीक है, देखिए शिक्षा उन्होंने बहुत उनको डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी, तो उन्होंने शिक्षा तो पूरी की थी अपनी, लेकिन वे रुके नहीं। आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, उसके बावजूद वे रुके नहीं। उन्होंने मेहनत की, अखबार बेचे और भी कई ऐसे छोटे मोटे कार्य किए होंगे जिनके सहयोग से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। और उनकी ऐसी उत्कृष्ट और विलक्षण क्षमता को देखकर किसी प्रकार से उनको और भी योगदान हुआ और इस प्रकार से उन्होंने ये जो अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा को भी उन्होंने पूरा कर लिया। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की मानद उपाधि प्राप्त की। विद्वता यानी कि उनकी अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर उनकी विद्वानता को देखकर, उनके ज्ञान को देखकर, उनकी समझ को देखकर, उनके उसके अंतरिक्ष के संबंध में उनके किए गए कार्यों को देखकर उन्हें डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, आगे चलते हैं। 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान, जब वे मेघालय में 27 जुलाई 2015 को जब मेघालय के शिलोंग में जब वे भाषण दे रहे थे, एक व्याख्यान कर रहे थे, ठीक है, छात्रों के बीच में, तो हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। भले ही वे आज इस संसार में नहीं हैं,
किंतु उन्होंने भारत को जो सफलता और ऊंचाइयां दी उसको पूरा देश नहीं विश्व सदा याद रखेगा। मतलब कि भले इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके उन्होंने जो कार्य किए हैं, उन्होंने जो भारत को सफलता प्रदान करी है, वो सफलता केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व याद रखेगा, क्योंकि वे भारत में ही नहीं जाने जाते थे, वे पूरे विश्व में भी बहुत उनका सम्मान था, बहुत उनका मान था। कलाम जी अविवाहित थे, बिल्कुल कलाम जी मतलब एकल व्यक्ति थे, उनका कोई परिवार नहीं था, उन्होंने गृहस्थी नहीं बसाई थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे DRDO बोलते हैं, से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। ठीक है, क्या करा भाई उन्होंने, देखिए सबसे पहले तो वे सिंगल व्यक्ति थे यानी अविवाहित थे। उसके बाद उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे DRDO से बोलते हैं, वहाँ से वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गए। मतलब एक एम्प्लॉय के रूप में नहीं हम कहेंगे, या फिर एक छात्र के रूप में नहीं, अब एक वैज्ञानिक के रूप में उनको डॉक्टर की उपाधि प्राप्त हुई। उसके बाद वैज्ञानिक के रूप में वे जुड़ गए। आरंभ में इन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिज़ाइन करने, ठीक है, शुरू में उन्होंने छोटे छोटे हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किए। उसके बाद उन्होंने डिज़ाइन करने में मतलब उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जितने भी छोटे छोटे हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किए गए थे उसमें उनका सहयोग था, उसमें उनका बहुत योगदान था। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का हिस्सा होने के कारण इन्हें भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। विक्रम साराभाई भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं, और उन्हीं विक्रम साराभाई नामक जो वैज्ञानिक थे उनके साथ काम करने का ऐसा अमूल्य जो अवसर प्राप्त हुआ था वो हुआ था APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, क्यों? क्योंकि वे उस समय थे, उनके अंदर इतनी प्रतिभा थी कि वे ऐसे महान वैज्ञानिक के साथ में काम कर सके। आगे देखिए, ये देखिए DRDO की पिक्चर दिख रही है हमें यहाँ पर, चित्र इस प्रकार का होता है DRDO। 1969 ईस्वी में इन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO भेज दिया गया, जहां इन्होंने परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। ठीक है, फिर 1969 में इनको ISRO भेज दिया गया। उसके वहां उन्होंने परियोजना निदेशन यानी कि उस जो योजना बनाई जाती है उसका कार्य करने के निर्देशन के रूप में उनको भेजा गया। इन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाने में अपना विशेष योगदान दिया, और यह प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। पहला जो उपग्रह था वो पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाने में अपना विशेष योगदान दिया, और यह प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। जो भी प्रक्षेपण किया था उन्होंने, यान बनाया था, वो यान उस यान का जब प्रक्षेपण किया गया तो वह सफल हो गया। ठीक है, 1980 ईस्वी में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम के निर्देशन में शुरू करने का विचार किया। अब फिर 1980 में उनकी देखरेख में एक मिसाइल का काम शुरू किया गया, और इस कार्य के लिए इन्हें दोबारा DRDO भेज दिया गया। ठीक है, DRDO भेज दिया गया वहां पर। क्यों? क्योंकि उनको मिसाइल का काम शुरू करना था, और ये मिसाइल का काम DRDO में ही हो रहा था। ठीक है, इसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। उसके बाद में मिसाइल बनाने का जो काम था वो मुख्य कार्यकारी समिति के रूप में कलाम जी के देखरेख में वो काम शुरू किया गया। अब्दुल कलाम के निर्देशन में ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनना सफल हुआ। अब्दुल कलाम की देखरेख में ही हो सकता था, क्योंकि ये भारत के एक अग्रदूत के रूप में आए थे और उन्होंने अपना सफल कार्य किया, अपने जीवन का योगदान दिया। संपूर्ण जीवन भारत को आगे, भारत की ऊंचाइयों को बढ़ाने में उन्होंने प्रदान कर दिया। कलाम जी सन 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। कौन से? 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। कौन? अब APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, इन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ठीक है, उनके पास मौका था, लेकिन उन्हें किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं थी, किसी प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं थी। वे तो देश हित में कार्य कर रहे थे, और 25 जुलाई 2007 को अपना राष्ट्रपति पद छोड़ दिया।
लेकिन उसके बाद भी उन्होंने किसी बड़े बड़े संस्थानों में विद्यार्थियों को किसी प्रकार से उनको प्रोत्साहन देने के लिए अपने व्याख्यान देते रहे थे। वे रुके नहीं थे, वे अपनी यात्रा में रुके नहीं कि मुझे अब राष्ट्रपति पद मिल गया और मैं यहाँ से अब पद छोड़ रहा हूँ, पद त्याग कर रहा हूँ, तो मैं अब आराम से बैठूंगा। उन्होंने अपने जीवन की किसी भी कार्य को छोड़ा नहीं, किसी भी कार्य को रोका नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। कलाम जी ने निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की। देखिए बहुत सारी पुस्तकें लिखी उन्होंने। वे ऐसे अमूल्य जीवन के धनी थे, मतलब उनका व्यक्तित्व इतना अमूल्य था, बहुत ही मतलब कह सकते बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला था। और उन ऊंचाइयों को छूने वाले एक मिसाइल मैन ने देखिए केवल अंतरिक्ष के रूप में, अंतरिक्ष में की जितने भी चीज़ें हैं उनके अंतर्गत होने वाली क्रियाओं के अंदर कार्य ही नहीं किया। ठीक है, मिसाइल बनाने का कार्य ही नहीं किया केवल, या हेलीकॉप्टर निर्माण का कार्य ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक साहित्य की भी रचना करी है। ठीक है, इन चीज़ों को लेकर उनका ये मानना था कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी जाने किस प्रकार से हमने कार्य किया है, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ने का मौका मिला है, किस प्रकार से हमें प्रोत्साहन मिला है, कैसी कैसी रुकावटें आई है, किन किन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं। इन चीज़ों के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ज्ञात हो, वे भी जाने कि सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। और इसीलिए उन्होंने देखिए कई प्रकार की यहाँ पर रचनाएं रची है जो इस प्रकार है। पहली है इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम 1998। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरी विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी 1999। नंबर 3 में है उनकी अग्नि की उड़ान जो हिंदी में है 1999 की। नंबर 4 में है इग्नाइटेड माइंड्स अनलिसनिंग द पावर विद इन इंडियन 2002। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 में है आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। ये इस प्रकार की जितनी भी रचनाएं हैं वे एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई है। लेकिन उनकी जो इग्नाइट माइंड्स अनलिसनिंग द पावर विद इन इंडियन 2002 ये एक प्रमुख रचना मानी जाती है। इसके अंदर उन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण सार लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए भाई बहुत सारी रचनाएं हो गई है, बहुत सारे कार्य हो गए हैं, अब उनको बहुत सारे सम्मान भी दिए गए हैं। तो देखते कौन कौन से सम्मान उन्हें दिए गए हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण 1981 में दिया गया था उन्हें, पद्म विभूषण 1990 में दिया गया था, भारत रत्न जो हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है वो उन्हें 1997 में ही मिल गया था। ठीक है, और वान ब्राउन अवार्ड 2013 में दिया गया था। यानी कि ये सारे जो अवार्ड उनको या सारे जो सम्मान उनको दिए गए थे वे उनके जीवन काल में ही दे दिए गए थे। मतलब उनके जीवन काल में ही उनको इस सम्मान से सम्मानित कर दिया गया था कि आपने जो भारत देश के लिए, भारत भूमि के लिए जो कार्य किया है वो ऐसा अनोखा कार्य किया है और आपको उसके लिए सम्मानित किया जाना वाजिब है। अब देखिए आगे, कलाम जी के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि कलाम जी विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्तित्व थे। ये भारत के उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, बिल्कुल उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे ये, लोकप्रिय राष्ट्रपति, एक एकलौते, यानी कि जितने भी राष्ट्रपति आज तक हुए हैं उन राष्ट्रपति में एक एपीजे अब्दुल कलाम ही ऐसे थे जो आज भी लोकप्रिय है। दार्शनिक एवं समाज सेवी थे, ये मानवता के पुजारी एवं भारतीय युवाओं के हृदय सम्राट थे। युवा पीढ़ी को वे बहुत ही मोटिवेट करते थे, बहुत ही प्रोत्साहित करते थे अपनी ऐसी ऐसी अनोखी बातों के द्वारा, अपने व्याख्यानों के द्वारा, अपनी यात्राओं के द्वारा, अपनी अंतरिक्ष की जर्नी के द्वारा। मतलब किसी भी प्रकार से वे मिसाइल मैन तक पहुंचने वाली जो यात्रा है उस जीवन और उस यात्रा मिसाइल मैन की सीढ़ी तक, यानी कि वहाँ उस लक्ष्य तक की जो यात्रा उसके बारे में एपीजे अब्दुल कलाम उनको तरह तरह की बातें बताते थे, बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे ताकि आज की पीढ़ी के अंदर भी कुछ कर गुजरने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार वे भारतीय युवाओं के हृदय सम्राट थे, यानी कि सभी युवा पीढ़ी के हृदय में बसे हुए थे। कलाम जी का संपूर्ण जीवन पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल पूरे विश्व को प्रेरणा स्रोत, मतलब प्रेरणा देता है ये। ठीक है, पूरे विश्व का प्रेरणा स्रोत माना जाएगा। आज कलाम जी भले ही जीवित न हो किंतु अपने कार्यों के द्वारा संपूर्ण विश्व में अमिट छाप छोड़ गए हैं। ठीक है,
तो ये थी आज आपके सामने अब्दुल कलाम जी के जीवन के बारे में, उनके जीवन की इतनी बड़ी ऊंचाइयों के बारे में, उन्होंने जो भारत और विश्व के लिए जो अनोखे उपहार दिए हैं, उन उपहारों के अंतर्गत किस तरह की उन्होंने ये रचनाएं रची है, किस तरह का उन्होंने यहाँ पर योगदान दिया है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें देखी है। DRDO के अंतर्गत देखिए, इसरो के अंतर्गत देखिए, जो भी उनके कार्य है वो सारे हमने यहाँ देखे हैं। और भी बहुत सारी बातें, उनके मन के विचार लेकर आएंगे आज अगले लेक्चर में। ये था उनका जीवन परिचय जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर हाजिर होते हैं लेक्चर नंबर 2 के रूप में उनके आदर्श, ठीक है, उनकी कही गई बातें, किस प्रकार वे जनता को किस तरह के सुझाव देते थे, किस तरह की बातें करते थे, अपने जीवन के बारे में बताते थे, वो सारी चीज़ें लेकर हम पाठ के रूप में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।